Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। इसमें बेटा हमने सबसे पहले पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये चैप्टर नंबर 6 हम आज शुरू कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो आपका पहला टॉपिक है जो आपने इस चैप्टर में से प्रिपेयर करना है। ये जो पहली 3 लाइंस हैं, मैं सिर्फ इसकी रीडिंग करवा रहा हूँ। यू डोंट नीड टू रिमेंबर, आपने इसको मेमोराइज़ नहीं करना। वो बता रहा है कि ऑल बैक्टीरियल सेल्स इनवेरिएबली हैव अ सेल मेम्ब्रेन होती है उनमें, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, इसके अलावा क्रोमैटिन बॉडीज़। तो जैसे आपने प्लांट और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा है, वैसे ही बैक्टीरिया के बारे में भी आप पढ़ेंगे कि इसके अंदर भी क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। द मेजॉरिटी हैव अ सेल वॉल, अक्सर जो होते हैं उनके इर्द गिर्द सेल वॉल पाई जाती है, विच गिव्स शेप टू द बैक्टीरियल सेल। ज़ाहिर है जिसका काम ही क्या होता है, बैक्टीरिया को शेप देना। जैसे प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल का काम होता है उसको शेप देना। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लाइक कैप्सूल्स, नाइम, फ्लैजेला, पिलाई, फिमरियाई एंड ग्रेनुल्स आर नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। ये तमाम बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। इन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जो है वो हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के साइज़ के मतलब। तो बेटा इसमें आपने याद क्या करना है कि बैक्टीरिया का जो साइज़ है इसकी रेंज क्या है, 0.1 से लेके 600 माइक्रोमीटर तक ओवर अ सिंगल डायमेंशन, एक साइड में। बैक्टीरिया जो है वो कहता है कि अपने साइज़ में भी वेरी करते हैं एज मच एज इन शेप, जितना वो अपनी शेप में वेरी करते हैं। स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया हैं उसके नाम आपने याद रखने हैं। माइकोप्लाज्मा, ये इसकी मिसाल है। ये तकरीबन 100 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली द साइज़ ऑफ द लार्जेस्ट वायरसेस। और लार्जेस्ट वायरसेस का भी नाम उसने यहाँ पे बताया है, इसको हम पॉक्स वायरस का नाम देते हैं। अच्छा, इसके बाद इस्चरचिया कोलाई जो है, ई कोलाई, जिसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बेसिलस ऑफ अबाउट एवरेज साइज़ का 1.1 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर तक होता है, इतना ये चौड़ा होता है। और 2 to 6 माइक्रोमीटर ये लंबा होता है। सम स्पायरोकीट्स, ये भी बैक्टीरिया के नाम है। कहते हैं बाद औक़ात उनकी जो लेंथ है वो तकरीबन 500 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। वेज स्टेफाइलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, इनका साइज़ जो है वो 0.75 से लेके 1.25 माइक्रोमीटर तक होता है। तो इसमें ना अब आपने बेटा ये देखना है कि हम जो है आज इसके साइज़ के मतलब पढ़ रहे हैं, तो आपको इसकी तमाम एक्सट्रीम्स याद होनी चाहिए, उनकी एग्जांपल्स भी याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई 0.1 से लेके 600 माइक्रोमीटर तक जो है वो एक की साइड में ये वेरी करते हैं। और इसके अलावा जो है वो कौन सा जो है वो बैक्टीरिया, उसका कितना साइज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है अपने शेप के एतबार से 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 दे आर कोकाई, नंबर 2 दे आर बेसिलस, और नंबर 3 जो है वो होते हैं स्पाइरल। बस आपने ये यहाँ तक याद रखना है। 3 तरह के होते हैं, कोकाई, बेसिलस, बेसिलस एक को कहते हैं ज़्यादा तो बेसिलाई, और स्पाइरल, स्प्रिंग नमा। ठीक है। अच्छा, अब आपको कोकाई बिल्कुल गोल होते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपको वो समझ आ जाएगा कि कौन से कोकाई हैं और कौन से जो है वो इसमें से बेसिलस है। ओके जी, ये हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको उसने स्टार्ट में जो है वो स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन से जो है वो कोकाई हैं। तो सबसे पहले देखें, ये जो है वो आपको स्प्रिंग नुमा नज़र आ रहे हैं, ये स्पाइरल होते हैं। जिस तरह लंबे हो इनको रॉड शेप या फिर बेसिलस कहते हैं। और ये जो गोल थे, एक्चुअली में ये एक को आपने देखना है, ये गोल है इस तरह ना, ये जिस तरह मैं बना रहा हूँ साइड पे, इस तरह गोल होते हैं, इनको कोकाई कहते हैं। कोकाई कह दें या स्फीरिकल कह दें। तो ये जो आपको डायग्राम में यहाँ पे सारे नज़र आ रहे हैं, ये बहुत सारे गोल जो है ना वो इकट्ठे हुए हैं। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं कोकाई से ही, जो कि गोल होते हैं। और स्फीरिकल कहता है ये गोल होते हैं या ओवल अंडे की तरह बैक्टीरिया होते हैं। हैविंग 1 और मोर, इसमें जो है वो हैविंग 1 और मोर अरेंजमेंट बेस्ड ऑन देयर प्लेन ऑफ डिवीजन। इफ़ डिवीजन इज़ इन 1 प्लेन तो ये हम इसको कहेंगे डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस अरेंजमेंट। ये साइड पे आपको ना डायग्राम भी नज़र आ रही है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप देखें, ये आपको ना इसने कोकस बता दिए। ये अगर आप इस तरह स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस,
अगर ये 4 की अरेंजमेंट में है तो इसे टेट्रेड का नाम देंगे। अगर 4 के ऊपर मज़ीद 4 मौजूद हैं तो इसे हम सरसीना का नाम देते हैं। और अगर बहुत सारा जो है वो आपके पास क्लस्टर हो बैक्टीरिया को तो उसे हम फिर स्टेफाइलोकोकस का नाम देते हैं। तो सिंगल जो है वो आपके पास कोकाई, 2 हो जाएंगे तो डिप्लोकोकस, आपको पता है डाई से निकला ये डिप्लोकोकस, उन्हीं का नाम। अगर ज़्यादा जो है ये लंबी चेन बना देंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस, 4 की अरेंजमेंट में होंगे तो इन्हें हम कहेंगे टेट्रेट। और अगर 8 होंगे तो फिर हम उसको नाम देंगे सरसीना। तो सरसीना इज़ अ क्यूब ऑफ 8 कोकाई। ठीक है। व्हेन डिवीजन अकर्स इन रैंडम प्लेन इट विल प्रोड्यूस स्टेफाइलोकोकस। ये जो लास्ट वाली डायग्राम आप देख रहे हैं ये स्टेफाइलोकोकस होगा। ठीक है। इसके बाद आपने देखना है कि मज़ीद हम इसकी एग्जांपल्स के ऊपर जाएंगे तो आपको एग्जांपल्स नज़र आ जाएंगी। उसने ना आपको बताए हैं कि जी डिप्लोकोकस जो होते हैं ये आपके सामने आ रहा है। डिप्लोकोकस निमोनिया जो है, स्टेफाइलोकोकस एरियस जो है, आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोकाई। ये कोकाई बैक्टीरिया की मिसालें। नेक्स्ट फिर बेसिलस शुरू हो जाते हैं। बेसिलस जो है यू नो दैट रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। तमाम के तमाम बेसिलाई जो है वो एक ही प्लेन में डिवाइड होंगे तो इसे बेसिलस का नाम देंगे। साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है। तो अगर ये ज़्यादा होंगे, 2 हों तो हम इसको डिप्लोबेसिलस, और अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हमको इसको नाम देंगे स्ट्रेप्टोबेसिलस का। Streptobacillus is a chain of bacilli. When rod-shaped bacteria occur in pairs, then arrangement of the cell is known as diplobacillus. यानी कि 2 होंगे तो डिप्लोबैसिलस। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की मिसाल में आप इकोलाई, बेसिलस सबटाइलस और सीडोमोनास जो हैं इनके नाम बोलेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है। ये स्पायरली यानी स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड है। ये नज़र आ रहे हैं आपको स्प्रिंग की तरह। स्पाइरल कम इन वन ऑफ द 3 फॉर्म्स। या तो ये विबरी होता है, कोमा शेप्ड, स्पाइरलम होता है स्प्रिंग की तरह, या स्पायरोकीट एक स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह ये हो सकता है, जैसा कि ये आपको डायग्राम में दिखाया गया ये स्पायरोकीट है। विब्रियो इज कर्व्ड और कोमा शेप्ड। स्पाइरलम जो है ये थिक रिज्ड मोटा और सख्त जो है वो स्पाइरल स्प्रिंग होता है। स्पायरोकीट जो है ये थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल होता है। और स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया की एग्जांपल में विब्रियो और हाइपोमाइक्रोबियम। जैसे अब आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हाइपोमाइक्रोबियम जो है वो कौन सा बैक्टीरिया, तो आप उसे कहेंगे कि ये जो हाइपोमाइक्रोबियम है ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है। सो बेटा आप लोगों ने 3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि बैक्टीरिया जो है वो अपने स्ट्रक्चर के अतबार से 3 तरह के हो सकते हैं। या गोल होंगे स्फीरिकल, उनको हम कोकाई का नाम देते हैं। अगर वो लंबूतरे हों तो उनको हम बेसिलाई का नाम देते हैं। और अगर वो स्प्रिंग नमा हों तो हम उन्हें स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया का नाम देते हैं। अब आपके भी हाथ के ऊपर यह है कि आपने हर एक की एग्जाम्पल करनी है। बाकी ये डिप्लोबैसिलस या स्ट्रेप्टोबैसिलस, इसी तरह डिप्लोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई, इट्स नो प्रॉब्लम। 2 अगर आपस में जुड़े हो तो डिप्लो, अगर ज़्यादा हो तो स्ट्रेप्टो। फर्दर ये आपने पढ़ा कि जी 4 कोकाई हो तो उसे हमने टेट्रेड कहना है, 8 हो तो फिर हमने उसको सरसीना का नाम देते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके पेपर में आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमने मूव करना है। जो आपका अगला मैं टॉपिक आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो है कि किस तरह से आप जो है वो स्ट्रक्चर और बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर देखते हैं। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले फ्लैजेलम और उनका फंक्शन आता है। फ्लैजेलम के बारे में वो आपको बता रहा है कि ये एक्सट्रीमली थिन, यानी कि ये बालनुमा साख्तें जिस तरह ये डायग्राम में आपको नज़र आ रही हैं, ये एक्सट्रीमली स्मॉल जो हैं वो स्ट्रक्चर, ये वाले जो सारे नज़र आ रहे हैं ना, इनको हम फ्लैजेलम का नाम देते हैं। ये कम आउट ऑफ द सेल वॉल एंड ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी। ये वाली जो है वो बैक्टीरिया की बेसल बॉडी है। यहाँ से गुजर के ये सेल वॉल पे जाते हैं। ये वाली जो है वो सेल वॉल है इसकी, ये वाली सेल वॉल जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है, यहाँ से ये ओरिजिनेट करके यूँ इस तरह बाहर निकले हुए हैं। अच्छा जी, स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में आपको बाद में बता रहा है कि दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन फ्लैजेलन। ये एमसीक्यूज हो गया कि कौन सी प्रोटीन से ये बने होते हैं, फ्लैजेलन से। अब फ्लैजेला की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, या अगर मौजूद है तो किस तरह से मौजूद है, इस बेसिस के ऊपर भी हमने जो है वो बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया हुआ है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि जी आपने बतानी है बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फ्लैजेलम, तो आपने इसको यूँ जहन में रखना है कि अगर बैक्टीरिया बिल्कुल एम्प्टी है, ये देखें मैं ज़रा जिस तरह बना रहा हूँ, ये इस तरह बैक्टीरिया है सिर्फ, ठीक है, ये ऊपर मैंने जैसे बनाया सिंपल, उसके ऊपर कोई जो है वो फ्लैजेलम मौजूद नहीं है, तो इसे हम कहेंगे एट्राइकस। Atragus means bacteria are without any flagella. When single polar flagellum is present, तो
तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज मोनोट्रैकस। अब देखो ये जो मैंने पहले ए ट्रैकस बनाया था इसी को मैं मोनोट्रैकस बना रहा हूँ। ये देखिए सिंगल फ्लैजेलम जो है वो मैंने बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोट्रैकस। अच्छा, अगर इफ़ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला इज़ प्रेजेंट ओनली एट वन पोल, टफ्ट का मतलब होता है ये देखें, ये जैसे एक गुच्छा सा जो है वो सिर्फ एक पोल के ऊपर मौजूद हो, तो फिर हमने इसको नाम देना है लोफोट्रैकस का, LAPHOTRICHOS, लोफोट्रैकस। फिर हम बात करते हैं एम्फीट्रैकस इज अ कंडीशन व्हेन टेफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट ईच ऑफ द टू पोल्स। ये देखें ये दो पोल हैं, इधर भी एक जो है वो आपने गुच्छा सा बना दिया और दूसरी साइड पे भी जो है वो एक टफ्ट फ्लैजेला का मौजूद है, तो इस कंडीशन को हम नाम देंगे एम्फीट्रैकस का। क्या नाम देंगे, एम्फीट्रैकस। और अगर फ्लैजेला जो है वो पूरी तरह उन्होंने बैक्टीरिया की बॉडी को घेरा हुआ ये वाली चीज़ बन जाती है, तो इसे हम नाम देंगे पेरीट्रैकस। ठीक हो गया। तो यूँ आपको ये समझ आ जाएगी, अगर कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं है तो एट्रैकस, अगर सिंगल पोलर फ्लैजेला मौजूद है एक साइड के ऊपर तो उसको हम जो है वो नाम देंगे मोनोट्रैकस। अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला गुच्छा मौजूद है तो लोफोट्रैकस, अगर गुच्छा जो है वो दोनों साइडों के ऊपर मौजूद है तो एम्फीट्रैकस, और अगर पूरे का पूरा बैक्टीरिया जो है वो फ्लैजेलम से घिरा हुआ है तो हम उसे कहेंगे पेरीट्रैकस। तो इसमें आपको बता रहा है मोस्ट ऑफ बेसिलाई एंड स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया जो है इनके अंदर फ्लैजेला पाए जाते हैं। कोकाई जो होते हैं ना, अब अभी आपने पीछे पढ़ा स्ट्रक्चर के अंदर कि कोकाई बैक्टीरिया जो गोल बैक्टीरिया जो होते हैं आर वेरी रेयरली है फ्लैजेला, उनके अंदर बहुत कम होता है कि फ्लैजेला पाया जाए। सो बेटा ये सिर्फ 5 मिनट का काम है फ्लैजेला वाला याद करना, ठीक है। फ्लैजेला विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक्सट्रीमली जो है वो थिन स्ट्रक्चर है बाल की तरह ना। तो फिर मैंने आपको बताया इसकी बेस के ऊपर हमने क्लासीफाई किया हुआ एट्रैकस, इसके बाद जो है वो हम मोनोट्रैकस, लोफोट्रैकस, एम्फीट्रैकस और पेरीट्रैकस। प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लैजेला यहाँ पे आपको बताया इज इट्स मोटेलिटी। मोटेलिटी का मतलब होता है अगर बैक्टीरिया ने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो फ्लैजेला की मदद से जाते हैं। अब वो कैसे जाएंगे, अगर वो पानी के अंदर मौजूद है तो वो अपने फ्लैजेला को पानी के ऊपर जो है वो विप छांटे की तरह मारेंगे और वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो है वो करंट्स प्रोड्यूस होंगे, वो लहरों के ज़रिए से बैक्टीरिया मूव करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। फिर विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, दूसरा फंक्शन, फ्लैजेलेट बैक्टीरिया कैन आल्सो डिटेक्ट एंड मूव इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल सिग्नल्स विच इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर कॉल्ड एज कीमियोस्मोसिस। ठीक है, तो वो कहता है कि ये ना कीमोटैक्सिस भी कहते हैं, कीमोटैक्सिस इसकी डेफिनेशन भी आपको आ सकती है कि केमिकल्स के रिस्पॉन्स में बैक्टीरिया का मूव करना, केमिकल्स के रिस्पॉन्स में बैक्टीरिया का मूव करना, दिस इज़ कॉल्ड कीमोटैक्सिस। तो दूसरा काम यानी कि बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला के दो फंक्शन हो गए, एक तो मोटिलिटी वाला और दूसरा फंक्शन उनका क्या हो गया कि वो फ्लैजेलेट बैक्टीरिया को वो इस काबिल बनाते हैं कि वो डिटेक्ट कर सके और केमिकल सिग्नल्स की तरफ मूव कर सके, जिसको हम क्या बोल देंगे फिर, कीमोटैक्सिस। सो बैक्टीरिया के मतलब जो है ना ये आपने आज 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक बैक्टीरिया का साइज़ क्या होता है, फिर हमने पढ़ा है कि शेप ऑफ बैक्टीरिया कितनी तरह की होती है, फिर हमने पढ़ा है कि बेस्ड अपॉन फ्लैजेला जो है वो बैक्टीरिया को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं और फ्लैजेला का फंक्शन क्या है। बेटा ये आज का लेक्चर नहायत आसान है, ये चैप्टर नंबर 6 बल्कि आप यूँ कह लें कि पूरी बायोलॉजी में सबसे आसान चैप्टर है। आपने इसको बहुत ही तवज्जो के साथ, ताकि इसमें से जो भी 6, 7, 8 नंबर का पेपर आता है हम उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा नहीं सका, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब वी कैन ट्राई वंस अगेन, आप मुझे बताएं, हम एक मरतबा फिर इसको कोशिश करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझसे डिस्कस करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।